बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चरर बॉटनी। आज का हमारा ज़ूलॉजी का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द क्लास ओलिगोचीटा। तो हम इसमें ओलिगोचीटा को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इसके जनरल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसकी लोकोमोशन देखेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्लास का जो वर्ड है उसकी मीनिंग देखते हैं। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, चीटा हेयर्स, यानी ये इस तरह के एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कहीं कहीं पे बहुत छोटे छोटे से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। First of all, we are going towards the introduction of the Oligochaeta. The class Oligochaeta has over 3,000 species. They are found throughout the world in the fresh water and terrestrial habitat. यानी ये आपको वाटर के अंदर मिलते होते हैं और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में, वाटर में भी फ्रेश वाटर के अंदर। A few Oligochaetes are Styrian. Styrian कौन से होते हैं? Styrian बेटा वो एरिया है जो दरिया और समंदर के कहते हैं, जहाँ दरिया समंदर के अंदर दाखिल हो रहा होता है। Styrians जो हैं वो एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिल रहे होते हैं। Some are marine. Aquatic species live in shallow water where they burrow in mud and debris. तो जो एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं, चाहे वो चाहे वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, चाहे वो मैरीन स्पीशीज़ हैं, तो वो शैलो वाटर में रहती हैं, जहाँ पर वो जो कीचड़ है या डैब्रिस वगैरह है वहाँ पर वो बरोइंग करके खोद के उसके अंदर वो रह रही होती हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ लिव इन सॉइल, सम लिव इन हॉट ड्राई वेदर। द डेप्थ ऑफ देयर बरोइंग आर 3 मीटर बिलो द सरफेस। तो चाहे ये जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं ये भी बरोइंग करके अगर रह रही हैं सॉइल के अंदर, तो ये 3 मीटर की गहराई तक जो है बरोइंग कर रही होती हैं। यहाँ पर आपको एक ओलिगोचीटा दिखाया हुआ है, देख सकते हैं। इसके पास एनस है, माउथ के पास प्रोस्टोमियम है और क्लिटलियम और सीटा जो है इसके पास मौजूद होते हैं। इधर आपको फिगर के अंदर अर्थवर्म का जो है वो लेटरल व्यू दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर का। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसका लेटरल व्यू अर्थवर्म की बात ही कर रहे हैं। अर्थवर्म के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने आपको ना तमाम चीज़ें दिखाई हुई हैं। इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, इसका एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। यहाँ से देखिए इंटेस्टाइन है इस जगह। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इंटेस्टाइन है, गिज़र्ड्स हैं, क्रॉप है और एसोफेगस है, फेरिंग्स वगैरह तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। इधर इसका माउथ मौजूद है, बकल कैविटी, प्रोस्ट्रोमियम। इसी तरह से इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। हार्ट, 5 हार्ट हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, ये देखें 5 हार्ट है इसके पास। इसके अलावा इसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स का निज़ाम फैला हुआ है। डॉर्सल ब्लड वेजल्स भी मौजूद हैं, वेंट्रल ब्लड वेजल्स भी मौजूद हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसमें नेफ्रिडियम मौजूद है। तो इस तरह से इसके अंदर आपको ना तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इस डायग्राम के अंदर, आप देखेंगे। अब हम इसके जनरल करैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉडी स्ट्रक्चर। ओलिगोचीट्स हैव लेसर नंबर सीटा ऑफ देन पॉलीचीट्स, यानी पॉलीचीट्स की निस्बत इनके पास सीटा जो है वो कम है। पैरापोडिया एंड लॉन्ग सीटा इंटरफेयर विद देयर बरोइंग लाइफस्टाइल, यानी ये हमने भी पढ़ा कि ये बरोइंग करके रह रहे होते हैं, तो बरोइंग के अंदर इनके सीटा और इनके जो पैरापोडियम है ये इसको हेल्प करते हैं। देयरफॉर ओलिगोचीट्स लैक पैरापोडिया बट दे हैव शॉर्ट सीटा ऑन देयर बॉडी वॉल, यानी कि अगर सीटा ज़्यादा हो, पैरापोडिया भी मतलब प्रॉपर मौजूद हो, तो बरोइंग की एक्टिविटी इनसे नहीं हो पाएगी। The prostromium consists of a small lobe or cone is in front of the mouth, यानी ऊपर डायग्राम में भी हमने देखा प्रोस्टोमियम जो है वो माउथ के बिल्कुल सामने मौजूद है। प्रोस्टोमियम lacks sensory appendages. A series of special segments are present at the anterior half of the oligochaetes. These segments swell to form a girdle-like structure called the clitellum. ये देखें ऊपर वाले डायग्राम के अंदर आपको क्लिटिलम दिखाया हुआ है, तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो क्लिटिलम मौजूद है। क्लिटिलम सिक्रीट्स म्यूकस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, यानी जब ये कॉपुलेशन कर रहे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, तब जो है ये काम आता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ कोकॉन। दे सिक्रीट नॉन लिविंग क्यूटिकल ओवर द बॉडी एंड क्यूटिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द you can say protection from the hydration. Next is locomotion. Locomotion take place by antagonistic contraction of circular and longitudinal muscles. ये भी आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर लोकोमोशन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेशन इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और जो
सर्कुलर मसल्स हैं वो मौजूद होते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, यानी अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं, अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो रिलैक्स हैं, तो इनकी एंटागोनिस्टिक मूवमेंट की मदद से ये मूव करते हैं। द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मूव फ्रॉम रियर टू फ्रंट, द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सेगमेंट बल्ज। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो बॉडी थोड़ी सी जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होती है वहाँ से वो बल्ज आउट कर जाती है, उभर जाती है, एंड सीटा प्रोट्यूड आउट, देयरफॉर द सीटा पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स रिट्रैक्ट द सीटा। और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीटा जो है वो वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है, इट इलोंगेट द सेगमेंट, और सेगमेंट जो है वो लंबा हो जाता है जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एंड पुश देम फॉरवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन सेगमेंट बिहाइंड अ बल्जिंग रीजन पुल दो सेगमेंट्स फॉरवर्ड। तो इस तरह से फॉरवर्ड मूवमेंट में वो चले जाते हैं। द वेव ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मूव एंटीरियरली ऑन द वर्म, देयरफॉर द सेगमेंट्स मूव फॉरवर्ड। तो इस तरह से उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही होती है। इसको मज़ीद समझने के लिए आपको मैं रेफ़र करूँगी कि आप सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें जो चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, तो उसको आप देखेंगे। उसके बिल्कुल लास्ट में जहाँ पर लोकोमोशन एनिमल्स है वहाँ पर अर्थवर्म की लोकोमोशन को बहुत डिटेल में बताया हुआ है और बहुत इजी करके भी बताया हुआ है विद प्रॉपर डायग्राम्स। तो वहाँ से भी आप इसकी लोकोमोशन को कंसर्न करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इज़ बरोइंग। हमने पढ़ा कि इनके अंदर बरोइंग एक्टिविटी है। तो बरोइंग एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं? द सिलोमिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेल्प इन बरोइंग। इनके अंदर आपको पता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है, वाटर जो है या इनका जो फ्लूइड है वो स्केलेटन के तौर पे काम कर रहा है और वो उसकी मूवमेंट की मदद से, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है उनकी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, उसकी मदद से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसमें लगता है और यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बरोइंग के अंदर भी इनकी हेल्प कर रहा है। दिस प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड टुवर्ड द प्रोस्टोमियम। Earthworm uses its expanded posterior segment. It pushes through the soil during the burrowing. It uses its protract seta to anchor itself to its burrowing wall. तो सीटा को ये इस्तेमाल करते हैं एंकरेज प्रोसेस के लिए। Contraction of circular muscles make the prostomium a conical wedge. It is 1 millimeter in diameter at its tip. प्रोस्टोमियम की बात कर रहे हैं कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एक वेज की शक्ल, कॉन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, कॉनिकल वेज की शक्ल। तो उसका इन्होंने बताया है कि उसकी विथ 1 मिलीमीटर होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल मसल्स जनरेट्स सिलोमिक प्रेशर। दिस प्रेशर फोर्स द प्रोस्टोमियम थ्रू द सॉइल। द अर्थवर्म शैलो आ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ सॉइल ड्यूरिंग द बर्रोइंग। तो ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, अर्थवर्म बहुत शैलो जो है वो बर्रोइंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको अर्थवर्म का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटा मौजूद है। सीटा ये वैसे अंदर की तरफ होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीटा बाहर की तरफ निकल आता है, प्रोट्रूड आउट कर जाता है। बाकी इसके अंदर उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी मौजूद हैं, सर्कुलर मसल्स भी मौजूद हैं और प्रॉपर जो है वो ब्लड वेसल्स भी आपको दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट इज़ फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओलिगोचीट्स आर स्कैवेंजर्स, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। They feed on fallen and decaying vegetation. They drag these decay food into their burrows at night. यानी ये घसीट के रात के टाइम अपनी जो इन्होंने खोदा हुआ होता है, बर्रोइंग कही हुई होती है, वहाँ पर फूड को लेके चले जाते हैं, प्लांट्स, डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को, डेड एनिमल्स इन सेंस छोटे छोटे से एनिमल्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ओलिगोचीट्स इज ट्यूबुलर एंड स्ट्रेट। तो ट्यूब लाइक है और स्ट्रेट है। तो इसके 6 पार्ट्स हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के। माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट, इंटेस्टाइन। तो माउथ क्या है? मस्कुलर फेरेंक्स के पास माउथ ओपन हो रहा है। फेरेंक्स जो है वहाँ पर फ्रेंजियर मसल्स मौजूद हैं। दीज अटैच टू द बॉडी वॉल। द फेरेंक्स एक्ट एज अ पंप फॉर इंजेस्टिंग फूड। द फेरेंक्स पंप द फूड इनटू द एसोफेगस। ठीक है ना। तो फेरेंक्स जो है वो एसोफेगस के अंदर फूड को लेके जाती है। एसोफेगस के अंदर फूड चली गई। ये एक नैरो एंड ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर है। इट एक्सपैंड टू फॉर्म अ स्टमक, क्रॉप और गिजर्ट। तो यही एक्सपैंड होकर स्टमक, क्रॉप और गिजर्ट बनाती है। क्रॉप एंड गिजर्ट आर कॉमन इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़। क्रॉप जो है वो थिन वॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर है। इट एक्ट लाइक अ स्टमक। गिजर्ट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट्स इनर वॉल इज़ लाइंड विद क्यूटिकल। गिजर्ट इज़ ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है फूड की। कैल्सिफेरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसोफिजियल वॉल। दे आर यूज टू रिमूव एक्सेस कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड। दे आल्सो हैव टू रेगुलेट द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। तो उनका काम क्या है? उन्होंने ये देखना है कि जो एक्सेस कैल्शियम है
उसको रिमूव करना है, और इसके अलावा उसका काम ये है कि इसके अंदर जो फ्लूइड निकलता है वो बॉडी के फ्लूइड की पीएच को मेंटेन करने का काम कर रहा है. Intestine, the intestine is a straight tube. It is principal site of digestion and absorption. A dorsal fold of the epithelium is present in the intestine. It is called the typhlosoal. तो जो एपिथीलियम जो है इंटेस्टाइन की उसको टाइफ्लोसोल कहते हैं. इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, द इंटेस्टाइन एंड एट द एनस, और एनस के अंदर फिर एनस के थ्रू जो है वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन. तो गैसेस एक्सचेंज के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस आ जाता है. रेस्पिरेटरी गैसेस सिंपली डिफ्यूज अक्रॉस द बॉडी वॉल. यहाँ पर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है रेस्पिरेशन का, तो बॉडी वॉल के जरिए डिफ्यूजन हो जाती है. द पैरापोडिया इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज. सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन कैसी है, इसके अंदर हम देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता है. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट. रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर डिजॉल्व इन प्लाज्मा. दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स इन अदर एनिमल्स. तो ये चीज़ थोड़ी सी फ़र्क है. जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि उसको लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है, बाकी एनिमल्स के अंदर वो रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद है. जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के ऊपर है. इसके अंदर आप देखते हैं अर्थवॉर्म के अंदर प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हुआ है. ब्लड इज़ कलरलेस, इसीलिए ब्लड कलरलेस है, ग्रीन और रेड डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है देन ब्लड इज़ कलरलेस. फिर जिस तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कलर फिर उस तरह का होगा, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है. तो सर्कुलेशन का पैटर्न क्या है, सबसे पहले जो है वो डॉर्सल आयोटा है. द डॉर्सल आयोटा ऑफ पॉलीचीट सर्कुलेटरी सिस्टम एक्ट एज द कॉन्ट्रैक्टिंग एलिमेंट. डॉर्सल आयोटा लाइज जस्ट अबव द डाइजेस्टिव ट्रैक. इट प्रोपेल ब्लड फ्रॉम रेयर टू फ्रंट. इन फ्रंट द ब्लड मूव्स इनटू द वेंट्रल आयोटा. वहाँ से फिर ब्लड जो है वो वेंट्रल आयोटा में दाखिल हो जाता है. वेंट्रल आयोटा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के बिल्कुल साथ है. इट प्रोपेल ब्लड फ्रॉम रेयर टू फ्रंट टू रेयर, ये नहीं डॉर्सल आयोटा के उलट काम कर रहा है. देन हार्ट, सम सेगमेंटल वेजल्स एक्सपेंड एंड दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन अर्थवॉर्म. मतलब प्रॉपर हार्ट मौजूद नहीं है, हार्ट का काम कर रही हैं कुछ वेजल्स, इसलिए उनको हार्ट कह देते हैं. दे ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल ब्लड वेजल्स. सेगमेंटल वेजल्स, 2 or 3 sets of segmental vessels are present between dorsal and ventral vessels. Segmental vessels receive blood from the ventral aorta and break into the capillaries bed in gut and body wall. यानी dorsal aorta से ventral aorta से segmental vessels ने खून को लिया और उसको फिर उसके बाद अपने आप को तकसीम कर लेती है गट्स में और बॉडी वॉल में, और वहाँ पर फिर खून को पहुँचाती है. वहाँ पर वो कैपिलरीज बना रही हैं. कैपिलरीज यूनाइट अगेन इनटू द सेगमेंट. फिर वो कैपिलरीज जगह जगह खून पहुँचाती हैं, उसके बाद वो इकट्ठी होकर दोबारा सेगमेंटल वेजल्स बनाती हैं. दीज वेजल्स डिलीवर ब्लड टू द डॉर्सल आयोटा, और खून वापस डॉर्सल आयोटा में भेज दिया जाता है. और ये जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है इसी तरह से चलता रहता है. नेक्स्ट इज़ नर्वस एंड सेंसरी स्ट्रक्चर. तो वो कहते हैं कि नर्वस सिस्टम अगर आपने देखना है, स्टडी करना है, तो आप पॉलीचीट्स के अंदर उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेंसरी फंक्शंस को जो है वो डिस्कस किया. नर्वस सिस्टम जो है वो वही वाला डिस्कस किया जाएगा ओलिगोचीट्स में भी जो पॉलीचीट्स के अंदर है. अगर हम सेंसरी फंक्शन की बात करें, द वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स आर एंड ऑल गैंग्लिया ऑफ ओलिगोचीट्स शो अ हाई डिग्री ऑफ फ्यूजन. यानी इनके अंदर जो गैंग्लियाँ हैं, नर्व कॉर्ड्स हैं, फ्यूज़ हुई हैं. द जॉइंट फाइबर्स प्रोड्यूस एस्केप रिस्पॉन्सेज. An escape response result from the stimulation of anterior or posterior end of worm. तो इनके अंदर जो फाइबर्स हैं escape response के अंदर हेल्प आउट करते हैं. यानी जब उन्होंने भागना है, जब उन्होंने अपने एनिमी से दूर जाना है, तो उसके अंदर ये इसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं. ओलिगोचीट्स आर बरोइंग एनिमल्स, देयरफॉर दे लैक वेल डेवलप्ड आइज़. इनमें आइज़ प्रॉपर नहीं है. सिंपल पिगमेंटेड एनिमल living in continuous darkness do not have well developed eyes. Other oligochaetes have simple pigmented cup like ocelli. तो इनमें proper eyes नहीं है, ocelli मौजूद हैं. Photoreceptor cells scattered over the dorsal and lateral surface of the body, therefore they all have a dermal light sense. Photoreceptor cell produce a negative phototoxic in strong light. यानी अगर बहुत ज़्यादा डार्क लाइट है तो वो लाइट से दूर भागते हैं. And positive phototactic in weak light. Oligochaetes are sensitive in different chemicals and mechanical stimuli. तो ये मतलब chemical और mechanical stimuli को response करते हैं. Receptors of these stimulus are scattered over the body surface, especially around the prostromium. तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी पे खास तौर पर prostromium के पास जो है इसके जो sensory structures हैं वो मौजूद होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर मेटानेफ्रीडिया मौजूद है.
एंड ऑस्मोरेगुलेशन यानी आयन बैलेंस जो है ओलिगोचीट्स के अंदर हो रहा है. द नेफ्रोस्टोम ऑफ मेटानेफ्रीडियम इज प्रेजेंट इंटीरियर सेगमेंट, ये भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी इसको देख सकते हैं. Their tubules and nephritopores are present in posterior segment. Nitrogenous waste are ammonia and urea. Oligochaetes excrete large amount of very dilute urine, but they retain vital ions. यानी डाइल्यूट यूरिन को करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन आयंस को वो अपने अंदर रिटेन करने की कोशिश करते हैं. They live in environment where water is plentiful but essential ions are limited. तो ये ऐसे उसमें रहते हैं जहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन एसेंशियल आयल कम होते हैं. इसीलिए जब ये यूरिनेशन करते हैं तो डाइल्यूट यूरिन तो पैदा करते हैं लेकिन आयंस जो हैं उनको रिटेन करते हैं. ओलिगोचीट्स पोसेस क्लोरागोजन tissue. These tissues surround the dorsal blood vessels. They lie over the dorsal surface of the intestine. कोरागोगन टिश्यूज़ एक्ट एज वर्टिब्रेट लीवर, यानी लीवर के तौर पे काम कर रहे हैं. इट इज़ साइट ऑफ अमोनिया एसिड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. क्लोरागोगन टिश्यूज़ डीअमाइनेट अमाइनो एसिड्स एंड कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया, यानी लीवर के अंदर जो यूरिया साइकिल चल रहा होता है तो यहाँ पर वो यूरिया साइकिल चल रहा है. इट ऑल्सो कन्वर्ट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लाइकोजन एंड फैट्स. नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. ओलिगोचीट्स आपको मोनोइशियस मिलते हैं. They exchange sperm during the copulation. 1 or 2 pair of testes are and 1 pair of ovaries are present on the anterior septum. यानी एक ही एनिमल के अंदर जो है दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. Of some anterior segments, both the sperm duct and the oviduct have ciliated funnels at their proximal end. तो दोनों के पास ciliated funnels हैं. It is used to draw gametes into their male or female tube. तो ये जो funnels हैं, ciliated funnels हैं, ये help out करती हैं कि मेल गैमीट जो है फीमेल के अंदर एंटर हो जाए. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? टेस्टिस आर एसोसिएटेड विथ 3 पेयर्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल्स आर यूज्ड फॉर द मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. सेमिनल रिसेप्टेकल्स इन फीमेल रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन. तो जो है मतलब फीमेल के अंदर जो है वो सेमिनल रिसेप्टेकल्स हैं, वो स्पर्म्स को रिसीव करती हैं. अ पेयर ऑफ वेरी स्मॉल ओविसैक इज प्रेजेंट. इट इज़ एसोसिएटेड विद ओविडक्ट. एग इज स्टोर्ड एंड बिकम मेच्योर इन ओविसैक. तो वहाँ पर ही एग जो है वो मेच्योर हो जाता है. यहाँ पर आपको अर्थवर्म की रिप्रोडक्शन दिखाई हुई है, मेटिंग का प्रोसेस जो है वो दिखाया हुआ है. टेस्टिस मौजूद हैं और फनल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, पास ही ओवरी है, तो यहीं से जो है ना मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है. अब ये कॉपुलेशन कैसे करते हैं? 2 वर्म्स लाइन अप फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, यानी इस तरह से एक दूसरे के सामने आते हैं कि अपोजिट. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें इस वाले डायग्राम के अंदर आप देखेंगे यहाँ से 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आप देखेंगे 3 4, यानी एक दूसरे के अपोजिट के हिसाब से जो है वो कॉपुलेशन का प्रोसेस करते हैं. देयर वेंट्रल सरफेस एंड देयर इंटीरियर एंड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. दिस अरेंजमेंट लाइन्स अप द clitellum of one worm with the genital segment of the other worm. Clitellum secretes a mucus sheet. This sheet cover the interior half of the both worms. तो इसके अंदर से म्यूकस निकलता है जो कि वर्म को कवर कर लेते हैं. This sheet hold the worm in place. Some species also have penile structure and genital seta. These structures maintain contact between the worms. The sperm duct release sperm. Sperm structures maintain contact between the sperm duct release sperm. Sperms travel into the grooves into the external ventral body wall. तो sperm जो है वो ventral body wall के थ्रू बाहर निकलते हैं. This groove is formed by the contraction of special muscles. Muscular contraction along this groove propel the sperm toward the opening of the seminal receptacles. इन seminal receptacles कहाँ पर है? Female जो reproductive organ है वहाँ पर. In other oligochaetes, there is direct transfer of sperm into the seminal receptacles during the copulation. यानी कुछ में डायरेक्ट जा रहे हैं, कुछ में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हेल्प आउट कर रही है. Copulation lasts for 2 to 3 hours in and both worms exchange sperms. Cocoon formation. The clitellum forms cocoon for the deposition of egg and sperm. तो इसमें हम देखते हैं कोकोन बनता है जो कि एग और स्पर्म की डेपोजिशन में हेल्प आउट कर रहा है. द कोकोन कंसिस्ट ऑफ म्यूकॉइड एंड कार्टिनेशियस मटेरियल. द क्लिटेलियम secrete albumin into the cocoon.
the worm begin to come out of the cocoon. The cocoon passes through the opening of the oviduct and eggs are deposited in it. The sperms are released as the cocoon pass the opening to the seminal receptacles. तो ये वो इसी तरह से प्रोसेस जो है वो चल रहा है। जैसे ही स्पर्म जो है वो उसके पास एग के पास पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन अकर इन द कोकोन, द वर्म कम आउट फ्रॉम द कोकोन, द एंड ऑफ कोकोन आर सील्ड। तो कोकोन के दोनों यानी वर्म बाहर निकल गया, अब कोकोन के अंदर कोकोन के दोनों एंड जो सील हो गए। यहाँ पर अब जो है पूरा प्रोसेस होगा डेवलपमेंट का। द कोकोन आर डिपॉजिट इन द मॉइस्ट सॉइल, तो उसके अंदर फिर प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। स्पाइरल क्लीवेज इज मॉडिफाइड, लार्वा इज नॉट फॉर्म इन देम, हैचिंग अकर इन 1 to few वीक, द यंग वर्म emerge फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोकोन, तो एक साइड से वो निकल आता है। ये तो होगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेश वाटर लिगोचीट्स जो हैं वो दे रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ वर्म, दिस द मिसिंग सेगमेंट्स आर रीजनरेटेड। तो मतलब किसी भी उसमें मतलब वहाँ से कट हो जाता है और वहाँ से फिर वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर जाता है और जो मिसिंग पार्ट है वो दोबारा से रीजनरेशन के ज़रिए बन जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ये थी हमारे पास ओलिगोचीट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लास हीरोडिनी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।